तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअलिज्म। और आज मैं आपको जुंजी ईटो की एक और कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है माय डियर एंसेस्टर। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स है जिसका नाम है माकिटो और रीसा। इन दोनों के अलावा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में एक लड़का एक लड़की को कहीं लेकर जा रहा होता है और वो लड़का बोलता है, वो देखो तुम्हारा घर, तुम्हें याद आया? और हम देखते हैं वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। तभी वो लड़का उसको उसके घर लेकर जाता है और उसका दरवाज़ा खोलता है। तभी हमें उस लड़की की माँ की आवाज़ आती है जो बोलती है, तुम इतनी लेट कैसे हो गई, तुम कहाँ थी? बोलती है कि माकिटा, तुम इसे यहाँ पे लेकर आए हो क्या? और वो माकिटा बोलता है, नहीं, ये मुझे स्कूल से आते हुए मिली थी और मैंने इसको हेलो बोला और इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और माकिटा उस लड़की की मॉम से बोलता है, ज़रूर इसके साथ कुछ अजीब हुआ होगा, इसकी वजह से ये मुझे भी भूल गई है और अपना घर भी भूल गई है। तभी हम देखते हैं कि रीसा की मॉम बोलती है, क्या अजीब चीज़ हुई है इसके साथ? तभी उसकी मॉम बोलती है, रीसा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें याद आया? तभी रीसा की आंखों की तरफ सीन शिफ्ट होता है और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसको कोई बहुत बड़ा शौक लगा हो। तभी हम देखते हैं सीन दोबारा से शिफ्ट होता है जहाँ पर रीसा, उसकी मॉम और एक साइकोलॉजिस्ट होता है। और वो साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि रीसा के ब्रेन में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, जरूर किसी बड़े इमोशनल शॉक की वजह से हुआ है या फिर किसी बड़े शॉक की वजह से। तभी रीसा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी रीसा की मॉम बोलती है, जल्द से जल्द रीसा के लिए कोई ट्रीटमेंट बुक कर दीजिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, माकिटा रीसा के घर पर आता है। तभी माकिटा रीसा की मॉम से पूछता है, अब रीसा कैसी है? और तभी रीसा की मॉम उसे बोलती है, अभी भी रीसा को कुछ याद नहीं आया है। तभी माकिटा रीसा के रूम में जाता है और रीसा बोलती है, तुम्हारा नाम माकिटा है ना? लेकिन मैं तुम्हें अभी भी नहीं जानती हूँ, अभी भी मेरे को कुछ याद नहीं आया है। और हम देखते हैं रीसा और माकिटा के बीच में कुछ बातें होती है और रात पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रीसा घबरा रही होती है, उसको डर लग रहा होता है और वो सोच रही होती है, ये कैसा डर है जिसे मैं बता भी नहीं सकती हूँ। वो यही सोचते सोचते बैठ जाती है। तभी दरवाजे के पीछे से आवाज़ आ रही होती है और वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। और तभी दरवाज़ा खुलता है और एक बड़ा सा सेंटीपीड अंदर आ रहा होता है जिसको देख के रीसा चिल्लाती है। और रीसा के पेरेंट्स भागते भागते रीसा के रूम में आते हैं और बोलते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रही हो? तभी रीसा बोलती है, वहाँ पर एक बड़ा सेंटीपीड है। और हम देखते हैं रीसा के पेरेंट्स उसे समझा रहे होते हैं कि ज़रूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। और हम देखते हैं सीन सुबह पर शिफ्ट होता है और माकिटा रीसा के घर वापस से आया हुआ होता है। और रीसा माकिटा को बोल रही होती है, कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगी, अब तो मुझे चीज़ें भी दिखने लगी हैं। और रीसा उसको वो कल रात के नाइटमेयर के बारे में भी बता देती है जो उसको कल रात आया होता है। तभी हम देखते हैं रीसा उसको अपने डर के बारे में समझा रही होती है, लेकिन माकिटा उसको बाहर चलने के लिए बोलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माकिटा और रीसा दोनों नदी के पास बैठे होते हैं। हम देखते हैं माकिटा बोलता है, रीसा मुझे तुमसे कुछ कहना है। और रीसा बोलती है, हाँ बोलो। और तभी हम देखते हैं माकिटा रीसा को आई लव यू बोल देता है और वो रीसा को बोलता है कि मैंने ये तुम्हें पहले भी बोल रखा है और इसी जगह पर बोल रखा है। और हम देखते हैं वापस से माकिटा और रीसा के बीच में कुछ बातें होती हैं, लेकिन वो स्टोरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इधर अभी कवर नहीं करूँगा। लेकिन तभी माकिटा रीसा को बोलता है अपने घर चलने के लिए और रीसा भी उसके साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। और माकिटा उसको बोलता है कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि डैड सोते ही रहते हैं। तभी माकिटो के घर पे सीन शिफ्ट होता है। अब माकिटो रीसा को अपने घर लेकर आ चुका होता है और तभी हम देखते हैं कि माकिटो अपने डैड के कमरे पर नॉक कर रहा होता है और कहता है कि मैं घर आ गया हूँ और मेरे साथ रीसा भी आई है, लेकिन दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज़ नहीं आती है। तभी माकिटा रीसा को बोलता है, शायद हमेशा की तरह अभी भी सो ही रहे होंगे। तभी रीसा माकिटो से पूछती है, क्या तुम्हारे डैड को कोई बहुत बड़ी बीमारी है? लेकिन माकिटो बोलता है
कि मेरे डैड हिस्ट्री के एक राइटर हैं जो अब पेन भी नहीं उठा सकते हैं। अब रीसा माकिटो से उसकी माँ के बारे में पूछती है और इसका माकिटो जवाब देता है कि वो बोलता है वो मेरे को पैदा करने के बाद ही चल बसी। और अब सीन शिफ्ट होता है। माकिटो और रीसा बैठे हुए होते हैं और माकिटो रीसा से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। और तभी माकिटो रीसा को बताता है कि तुम इधर पहले भी एक बार आई हुई हो। और हम देखते हैं रीसा को कुछ आवाज़ आ रही होती है जो दरवाजे के पीछे से आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं रीसा के डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। और तभी माकिटो बोलता है मेरे डैड शायद से जग चुके हैं और तुम उनसे दूसरी बार मिलने वाली हो। और हम देखते हैं कि दरवाजे के पीछे से 2 पैर बाहर आ रहे होते हैं और वो पैर धीरे धीरे अजीब तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो माकिटो के डैड होते हैं जो बड़ी अजीब तरीके से माकिटो के कमरे में आए होते हैं। और वो बोलते हैं हमारे घर आने के लिए शुक्रिया रीसा, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं माकिटो बोलता है कि डैड आप अंदर जाइए, आपको आराम करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं माकिटो के डैड बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे से शादी करने वाली हो ना। और तभी माकिटो बोलता है आपको नहीं पता क्या, रीसा अपनी मेमोरी को भूल चुकी है और आप उसे परेशान कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं माकिटो के डैड बड़ी अजीब तरीके से बोलते हैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो समय के साथ ठीक ना हो, कि मेरे जैसे जो समय के साथ खराब ही होते जा रहा हूँ और तभी हम देखते हैं कि माकिटो चिल्लाने लगता है अपने फादर पे। और तभी उसके डैड रीसा को बोलते हैं कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरी डॉटर इन लॉ। और माकिटो के डैड ये भी बोलते हैं कि मेरे बातों का बुरा मत मानना। और माकिटो के डैड बड़ी ही अजीब तरीके से हे फेयरवेल बोल के अपने कमरे में चले जाते हैं। और हम देखते हैं रीसा बड़ी ही कन्फ्यूजन में होती है। और तभी हम देखते हैं रात पे सीन वापस से शिफ्ट होता है और रीसा जो वापस से उस डर के बारे में सोच रही होती है कि सुइची का घर ही शायद मेरी अमनीशिया का कारण है। और तभी रीसा की मॉम की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि तुम्हें सुइची बुलाने आया है और वो बहुत जल्दी में है। तभी रीसा नीचे जाती है और सुइची को परेशान हालत में देखती है। और तभी सुइची रीसा को बोलता है अब शायद मेरे डैड मरने वाले हैं और उन्होंने इस हालत में तुम्हें याद किया है। और वो रीसा से पूछ रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन तभी रीसा सोच रही होती है, लेकिन सुइची जल्दी में उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके चले जाता है। और तभी सुइची के घर पे सीन शिफ्ट होता है और सुइची बोल रहा होता है डैड मैं आपके लिए रीसा को ले आया। और तभी माकिटो रीसा को अपने साथ अपने डैड के रूम में ले जाता है और बोलता है डैड मैं आपके लिए रीसा को ले आया। तभी माकिटो की डैड की तरफ सीन शिफ्ट होता है और उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। तभी रीसा की तरफ सीन शिफ्ट होता है जो डर से चिल्लाती है और वो देखती है कि सुइची की डैड के सर बहुत सारे स्कैल्प से कनेक्टेड है जो बहुत क्रीपी था कसम से देखने में। और रीसा उसको देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं माकिटो बोलता है कि मुझे पता था ये तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग होगा। और वो बोलता है कि लास्ट टाइम भी तुम्हारी मेमोरी इसी चीज़ की वजह से गई थी क्योंकि तुमने डैड को देख लिया था। और सुइची ये भी बोलता है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस ने इसे बड़ा सेंटीपीड समझ लिया था जिसकी वजह से तुम्हें वो डरावने सपने भी आ रहे थे। माकिटो बोलता है वो एक कैटरपिलर नहीं बल्कि मेरे एंसेस्टर्स के कलेक्टिव स्कल्स है। तभी माकिटो रीसा को समझाने लगता है जो मेरे फादर के ऊपर सर है वो मेरे ग्रैंडफादर का है, जो उसके ऊपर सर है वो मेरी ग्रैंड मदर का है और जो उसके ऊपर सर है वो मेरी ग्रेट ग्रैंडफादर का है। और वो रीसा को ये भी बोलता है कि ये हमारी फैमिली की एक प्रथा है जो बहुत टाइम से चले आ रही है। और वो ये बोलता है जानता हूँ वो ये है कि ये हेड उसी से ज्वाइन होता है जो हमारी फैमिली का ऑफस्प्रिंग हो। और वो रीसा को ये भी बताता है ये ब्रेन अभी तक सोच सकते हैं। और वो बोलता है जब मेरे फादर ने अपना हेड कनेक्ट करा था तो उन्होंने अपने एंसेस्टर्स की मेमोरी भी गेन की थी।
हम देखते हैं माकिटो के डैड बोलते हैं, जल्दी करो, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और ये बोलते बोलते उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो रही होती है। और हम देखते हैं कि रीसा को वापस से अपनी मेमोरीज याद आ चुकी होती है। और माकिटो रीसा से बोलता है कि तुम्हें याद आ गया कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था और तुमने एक्सेप्ट भी किया था। और तभी माकिटो रीसा को डरने के लिए मना करता है और वो बोलता है, बस मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए और मेरी फैमिली को मुझे आगे बढ़ाना है और मैं ही इसका एक अकेला इकलौता वारिस हूँ जो इसको आगे बढ़ा सकता है। अभी हम देखते हैं रीसा वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन माकिटो बोलता है, मैंने सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए हैं तो तुम अब कहीं नहीं जा सकती हो। तभी रीसा का पैर उन्हीं में से किसी स्कैल्प पर लगता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं माकिटो रीसा को पकड़ने जा रहा होता है और रीसा गुस्से में माकिटो को दूर हटने के लिए बोलती है। और तभी हम देखते हैं कि माकिटो के सर में एकदम से दर्द होने लगता है और वो दर्द से बैठ जाता है और उसके सर से खून टपकने लगता है और वो अपना सर पकड़कर डैड के रूम में चले जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और तभी रीसा के तरफ सीन शिफ्ट होता है और वो देखती है जितने भी स्कैल्प्स होते हैं वो एकदम से माकिटो के डैड के रूम में चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रीसा माकिटो के डैड के रूम में चले जाती है और वो देखती है कि माकिटो के डैड की स्कैल्प गायब है। और तभी वो देखती है कि साइड में माकिटो बैठा हुआ होता है और उन्हीं स्कैल्प से अपना सर जॉइन कर रहा होता है। और ये देखकर रीसा वहाँ से चिल्लाकर भाग जाती है। तभी माकिटो पे सीन शिफ्ट होता है, उसे अपने एंसेस्टर्स की आवाज़ आ रही होती है। वो बोल रहे होते हैं, वेट किसका कर रहे हो, जाओ जल्दी से उस लड़की को पकड़ लो। और हम यहाँ पर माकिटो की बड़ी ही क्रीपी हरकतों को देखते हैं। वो अपने डैड की तरह ही बड़ी क्रीपी स्टाइल में चलता हुआ आ रहा होता है और रीसा का नाम ले रहा होता है। और ये सब देखकर रीसा वापस से घबराहट से नीचे गिर जाती है और वो वापस एक बार और सदमे में चले जाती है। और उन्हीं स्कल्स में से आवाज़ आती है, लगता है ये लड़की वापस से अपना होश एक और बार खो बैठी है। बोलते हैं, अब तो हमारा काम और भी इजी हो गया है और अब हम स्टार्ट करेंगे वेडिंग सेरेमनी। और यहीं पर इसी क्रीपी एंड के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। कैसे देखा आपने कि स्टोरी नॉर्मल स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हुए कितना डार्क पॉइंट ले लेती है। यही तो खासियत है जुंजी ईटो की। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में, आप मेरा वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय।